हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ योर हिस्ट्री बुक चैप्टर 10 का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या समस्याएं थी भारत के स्वतंत्र होने के बाद, भारत के सामने किस तरीके की समस्याएं थी और जो संविधान था उसमें किस तरीके की विशेषताओं को थी, किस तरीके उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वही बेटा पुराना ही है, अभी न्यू टॉपिक नहीं है, कुछ पार्ट रह गए थे। तो मद्रास का जो एक सदस्य था, उन लोगों का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब भले ही देश राज्य और केंद्र में विभाजित हो जाए, लेकिन उसका अधिकार उसका लीडर मेन किसके पास होना चाहिए, वो केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा ऐसा है भी। फिर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस दीज कंपीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अ यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट्स सच एज टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स which would be the exclusive responsibility of the center, a state list of subjects such as education and health which would take care of principally by the state, a current list under which could come subjects such as forest and agriculture in which the center and the state would have joint responsibility। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इस तरीके से समस्याओं को दूर करने के लिए संविधान में 3 लिस्ट बताया गया। क्या था? पहला था केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची जो लिस्ट था उसमें टैक्स के बारे में की बात बताया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, टैक्स के बारे में, सुरक्षा के बारे में, और हमारे देश का दूसरे देश के साथ जो विदेशी मामलों के को रखा गया था, इन चीज़ों को रखा गया था। और ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के ही केंद्र सरकार का ही अधिकार था इन चीज़ों में। सेकंड, जो स्टेट गवर्नमेंट था उनके पास क्या अधिकार था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय को का अधिकार राज्य को दिया गया था। ठीक है, और जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ही ऊपर थी। और जो समवर्ती सूची थी उसमें वन और कृषि आदि विषयों को रखा गया था। समवर्ती सूची में जो भी चीज़ें रखी गई थी उसका अधिकार बराबर रूप से केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया था। ठीक है, फिर है यहाँ पे कि अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कंसर्न्ड लैंग्वेज, मैनी मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड हैव लीव India with the British rulers. Its place, they argued, should be taken by Hindi. However, those who did not speak Hindi were of different opinion speaking. तो देखिए, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि संविधान सभा में भाषा के सवाल पर भी बड़ी तीखी बहस हुई थी। जो बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए, और उनका कहना था कि अंग्रेज़ी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं बोलते थे, दक्षिण के लोग। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल दिया गया। संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए डिसीजन लिया था। मतलब हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लेकिन जब हम कभी ऑफिशियली लैंग्वेज जब हम करेंगे तो हमारा इंग्लिश को दिया जाएगा। ठीक है, फिर मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोगों ने भारत के संविधान बनाने में अपनी भूमिका दी थी। बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वॉज फाइनलाइज्ड। इन दिस फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट political democracy had to be accompanied by economic and social democracy। ये देखिए क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका योगदान था वो संभवतः भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके लीडरशिप में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो स्पीच दिया था वो ये था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है। मतलब कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र होना चाहिए। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर वोट देने का अधिकार सभी को देंगे तो जो ये ऊंच नीच जातियों का फासला है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत क्या होगा, गोइंग टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ contradictions in politics we will have equality, in social and economic life we will have inequality। मतलब
उनका ये था कि हम एक नए भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं और राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। ठीक है, यह है कि in politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one value. In our social and economic life we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value. यहाँ पे है कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांतों का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक व आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांतों का निषेध करते रहेंगे। ठीक है, फिर है कि हाउ व स्टेट्स टू बी फॉर्म, राज्यों का गठन कैसे किया जाए, मतलब किस तरीके से राज्यों का किस बेस पे किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, उसके बारे में देखिए। Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. For India had been divided on the basis of religion. अब देखिए यहाँ पे है कि 1920 की जब स्वतंत्रता के संघर्ष की जो मुख्य पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े जो भाषाई समूह का अपना अलग देश मतलब राज्य बनेगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया था, क्योंकि भारत जो है वो धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, हिंदू मुसलमान के अनुसार बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। मतलब धर्म के अनुसार बंटवारा हुआ तो कितनी ज़्यादा दंगे हुए थे, कितने लोग मारे गए थे। तो क्या अगर हम भाषा के आधार पर करेंगे राज्य का मतलब देश का विभाजन करेंगे, राज्य बनाएंगे, तो क्या ऐसी समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट आफ्टर द पार्टीशन। नेहरू सेड मतलब यह कह रहा है यहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री जो थे वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि जो उपद्रव प्रवृत्ति के लोग होंगे उनका सिर उठा मतलब उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा मतलब उनका कहना ये था कि जो उपद्रव करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या थे, वो लोग इसी चाह में है कि किस तरीके से उनको मौका मिले वो दंगे करें। तो अगर हमें इन चीज़ों पे अंकुश या बंदिश या इनको बंद करना चाहिए। और पटेल जी का कहना था कि The first and the last need of India at the present moment is that it should be made a nation. Everything which helps the growth of nationalism has to go forward and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. उनका ये था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है, और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे उससे आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्तों में जो भी चीज़ रुकावट डाले उस हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। मतलब भाषा के अनुसार राज्य का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे ये एक राष्ट्र हमारा देश एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना था। फिर यहाँ पे देखिए बताया जाए नेक्स्ट पैराग्राफ में, कांग्रेस के जो नेता थे अपने वादे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी, ठीक है, सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। मतलब उन लोगों को लगा था कि जो कन्नड़ बोलने वाले अलग राज्य में रहेंगे, मराठी बोलने वाले अलग राज्य में रहेंगे। और सबसे गहरा जो असंतोष था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में व्योयुद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे, जुलूस निकालने लगे। मतलब कहने का ये है
कि सबसे ज़्यादा मद्रास में देखा गया। उन लोगों का कहना ये था कि उन्हें आंध्र चाहिए, ठीक है, उन्होंने आंध्र चाहिए था और वो आंध्र का एक नाम का एक अलग राज्य बनाने के लिए डिमांड करने लगे। कुछ जो उसके जो मेन लीडर थे श्री रामुलु, वो तेलुगु भाषियों बोलने वाले लोगों के हित में काम कर रहे थे। उन्होंने कई लंबे समय तक उन्होंने क्या कि अनशन पे बैठ गए और लोग उनको सपोर्ट करने के धीरे धीरे उनके साथ अनशन पे बैठने लगे और जुलूस निकालने लगे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए कि ऑन 15 दिसंबर 1952, 58 days into its fast 40s, Rimalu died as the newspaper put it. The news of the passing away of Rimalu इंगोरफील्ड इंटायर आंध्र इन द चॉस, मतलब कि 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, मतलब एक अखबार में न्यूज़ आई थी कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश देश जो आपका ये राज्य है, ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ठीक। फिर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑल्सो डिमांडेड देयर ओन सेपरेट स्टेट। अ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप विच सबमिटेड इन रिपोर्ट इन 1956। मतलब देखिए वही समस्या यहाँ पर हुई कि आंध्र की प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य जो भाषाई समुदाय ने भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे थे, मतलब अलग अलग भाषाओं के लिए राज्य बनाने की मांग करने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। मतलब एक आयोग, एक सभा बनाई गई। आयोग ने सुझाव दिया कि असम, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य का गठन क्या है, मतलब गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। मतलब कहाँ से किस, मतलब सीमा को मत समझते हैं, डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषाई क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय के बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया, ठीक है। फिर 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई, तो पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, जो पंजाब में रहने वाले लोग थे वो पंजाबी बोलते थे, जिनमें ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणी व हिंदी बोलने वालों के लोग अधिक थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे ये मैप के बारे में यहाँ कुछ बता रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट में क्या है कि बता रहा है कि भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित कराना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, ये उनका मेन लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाना शुरू कर दिया था और उसको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया था। इस बार में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण व एक साथ मिलकर भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। मतलब किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, कौन से उद्योग सरकार द्वारा, कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, ये सब का इन सबों के बारे में पता करना, डिस्कस करना और मतलब कि इन सबों के बारे में इसका निर्णय करना योजना आयोग का काम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कि 1956 द सेकेंड 5 years plan was formulated. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on building on large dams. These sectors would be under the control of the state. This focus on the heavy industries and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. These approaches had many strong supporters but also some vocal crises. 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में स्टील वगैरह जैसे भारी उद्योग और विशाल डैम वगैरह बनाने के बारे में डिस्कस किया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए, मतलब सरकारी काम के अंतर्गत रखा गया था। और जो हैवी मतलब जो उद्योग थे पर जोर अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं,
इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ इसके अगेंस्ट भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया, मतलब कि खेती पर जोर नहीं दिया गया, सिर्फ इंडस्ट्री पे जोर दिया गया है और डैम वगैरह बनाने पे जोर दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए है कि some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture, others argued that it had neglected primary education, still others believed that it had not taken account of the environmental implications of economic policies। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है और कुछ लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों को उचित ध्यान नहीं दिया गया, मतलब डैम बनाने के लिए फॉरेस्ट क्लियर किया जा रहा था इसलिए। महात्मा गांधी के जो फॉरवर्ड से मीरा बहन ने 1945 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सर्वप्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। मतलब उनका कहना था कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जा रहा है तो इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा, पॉल्यूशन होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। और डैम बनाने के लिए क्या होगा, फॉरेस्ट क्लियर किया जाएगा, पेड़ों की कटाई होगी, जिसके वो लोग खिलाफ थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, the nation 60 years on। This topic we will discuss in the next video। Okay, thank you।